दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। जिस तरह से लगातार इस बार खबरें आ रही हैं, क्योंकि तीसरी बार जब पीएम बने हैं मोदी और उसके बाद से उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, तब से आरएसएस ने भी अपना मंथन शुरू कर दिया है। मंथन इतना गहरा हो रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए वो किसकी मर्जी से बनना चाहिए। ना सिर्फ इतना है, बल्कि इस सिचुएशन को नेगोशिएट करने के लिए अब तलवार जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आ गई है। परेशानी ये हो रही है कि इस वक्त इन दो पदों पर बदलाव हो सकता है, इस बात की बहुत अच्छी खासी चर्चा शुरू हो चुकी है। बात करते हैं राजीव जी से, और इस चर्चा के क्या मायने हैं और क्या वाकई में ये जो चर्चा हो रही है इसकी क्या पटकथा लिखी जा रही है, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो नेगोशिएशन का जिक्र मैंने किया राजीव जी, वही आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के बीच जो डिस्टेंस है वो वाकई में कुछ और परेशानियां यहाँ पर खड़ी करने वाला है? देखिए विनीता, बातें काफी हो रही हैं, खबरें काफी चल रही हैं, पर इसमें कुछ अभी जो है इतना कुछ कंक्रीट नजर नहीं आ रहा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है तो डेफिनेटली जेपी नड्डा जी का टर्म एक्सटेंशन पे चल रहा है और आरएसएस चाहेगा कि उसमें बदलाव हो और कोई और आदमी वहां पर आए। जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले तो बनना ही मतलब एक सीधी सी बात थी। वो उस दौर में बनाए गए थे जहां पर सीधी बात थी कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एक येस मैन की जरूरत थी। क्योंकि आप समझिए कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से आता है, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से आता है, तो कोई गारंटी नहीं कि एक पैरेलल पावर सेंटर भी विद इन द सेटअप खड़ा हो जाता है। अगर जो, क्योंकि वो सीटें हैं वहां पर 80 सीट उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल में 4 सीट्स हैं, उससे कोई इतने मायने नहीं रहते। और सेकेंडली इनको एक येस मैन चाहिए था, वो उस दौर की बात है। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि ये फेरबदल जो है, फेरबदल फिलहाल बीजेपी की लीडरशिप में अभी आरएसएस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 4 चुनाव होने वाले हैं, 2 अभी होने वाले हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड वो चुनाव हैं, और फिर बिहार में भी आप जानते हैं कि किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। वहां का चुनाव प्रीपोन शेड्यूल क्या होता है वो भी एक चीज है। और फिर आप 3 जो लगातार आपने चुनाव लड़े हैं उसमें मोदी आपके पोस्टर बॉय रहे हैं, सीधी सी बात। लेकिन पोस्टर बॉय का ग्राफ भी तो गिर रहा है ना, और पोस्टर नहीं, बॉय को अब भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी से ASL कैटेगरी में अपग्रेड करना पड़ रहा है। दोनों के द्वंद्व खुलकर के बाहर आ चुके हैं। देखिए वो तमाम चीजें हैं, पर चुनाव के बिल्कुल प्रिल्यूड पे इस तरह की वो नहीं की जा सकती। हाँ, चुनाव के अगर ये नतीजे हैं और वो बड़े मतलब मैं कहूंगा कि अगर ये डिजास्टरस होते हैं बीजेपी के लिए तो फिर कुछ भी हो सकता है, वो चीज है। और देखिए आरएसएस को आप एक चीज समझिए, आरएसएस की जिसको हम संगठनात्मक शक्ति है उसको हम अच्छी तरह जानते हैं। एक तो वो है। दूसरा, आरएसएस का एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लान है। उसमें ये मतलब मोदी साहब का टेन्योर या उससे पहले वाजपेयी साहब का टेन्योर, ये छोटे मोटे वो जो एक लॉन्ग टर्म टेन्योर में छोटे मोटे वो मतलब बातें आती हैं, उस चीज को आप लेकर चलिए। आरएसएस 100 साल वेट किया उन्होंने, अपना जो उनका विजन है कुछ साल और भी वेट कर सकता है। और बात ये हो रही है कि आप देखिए ना माहौल कैसा जा रहा है इस समय। माहौल क्या हो रहा है देखिए, जहां जहां बीजेपी बैकफुट पे जा रही है उतना ही वो जो हार्ड लाइन हिंदुत्व है वो आपको देखने में मिल रहा है। कम्युनलिज्म कोई रुक नहीं रहा। अब देखिए उसमें क्या हो रहा है। गए दिनों आपने हरियाणा की घटना देखी, काउ विजिलेंटिज्म में क्या हुआ वहां पर, उससे भी बीजेपी को एक मतलब वो बहुत परसेप्शन बहुत डाउन गई। अब कल की घटना हिमाचल की थी, बाकी जगह हो रहा है। तो ये एक आप 2 चीजें देख रहे हैं साइमल्टेनियसली जो चल रही है, और जो भी समझदार आदमी है वो ये जानता है कि जैसे जैसे बीजेपी का ग्राफ नीचे जाएगा ये घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। ये चीजें हैं। अब इसमें आरएसएस क्या अपने आप को कहां अपने आप को देखता है, क्या है। और एक चीज और है, ये पूरा संघ परिवार की पॉलिटिक्स में एक चीज आपको और समझने की जरूरत है। ये हमेशा से होता रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करना, सिग्नल्स देना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, और फिर जहां पर कंफर्टेबल होना वहां पर बैठ जाना। इस चीज को आप समझ के चलिए, ये चीजें रहेंगी आने वाले समय में भी। और इसमें देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो डिफरेंसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ के और अमित शाह साहब के डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं,
बीजेपी, आरएसएस के वो नजर आ रहे हैं, और उसके बीच में आपकी जो गुट हैं, जिस तरह के वीएचपी है, बजरंग दल है, उसको आप कैसे रेन इन कर पाएंगे? आपकी देखिए एक छवि हिंदुस्तान में तो जो है सो है, आप यू आर प्लेइंग टू द गैलरी कि आप वो कर रहे हैं, पर आप इंटरनेशनली कहां खड़े हो रहे हैं? ये पूरे जो वो थे ना दावे। आपने अपने रिश्तों की बात की, मैं एक बार उसी जी। बात पे वापस जा रही हूँ। वहीं पर आप बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाने के नाम पर मुरली मनोहर जोशी को भी सदस्यता दिलाने पहुंचते हैं। तो यहाँ पर लालकृष्ण आडवाणी को, हाँ, लालकृष्ण आडवाणी को यहाँ पर एक अलग तरह का मिक्स एंड मैच देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपके द्वंद्व चल रहे हैं, दूसरी तरफ आप वापस बैक गियर डाल करके जा रहे हैं। तो और वहीं पर हरियाणा में जब आप वोट टिकट बंटवारा करते हैं, तो टिकट बंटवारे में भी आप इस बात को ध्यान रखते हैं कि इस बार कहीं फेवरेटिज्म में ना चले जाएं और ग्राउंड से दूर ना हो जाएं। तो दो तरह की चीजें अभी भी बराबर चल रही हैं, जिसमें एक तो अमित शाह की एक बहुत क्लियर ईगो फाइट विद योगी आदित्यनाथ दिखती है, वहीं पर वापस से अपनी खोई हुई सत्ता को रिटेन करने की फाइट दिखती है। ये लगता है आपको? देखिए, आपको एक तरफ डेस्परेशन दिख रही है, और वो डेस्परेशन आ रही है क्योंकि अभी तक आदत नहीं ना थी। आपने कोलिशन सरकार चलाई नहीं थी, आपको कभी इलेक्टोरल रिवर्सेस देखने को नहीं मिले थे। आप किसी भी तरीके से मतलब बाय वॉट एवर मीन्स आप सरकारें बना रहे थे, गिरा रहे थे, बना रहे थे, वो सब। अब वो माहौल बदल रहा है, पहली चीज ये है। दूसरा, आप किस हद तक अपने जो कोर वैल्यूज हैं उसको आप कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे, एक वो चीज है। आपने हरियाणा की बात की, देखिए बीजेपी हमेशा अपने आप को प्राउडली कहती थी कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। आज एक तरफ तो वो पार्टी ऑफ डिफरेंसेस बन गई है, जो आपने बातें की कि अंदर कला जो चल रही है वो तो है। दूसरी चीज जो है, क्या ये पार्टी, देखिए जो अपने आपको बिल्कुल एक अलग पार्टी और जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, आज आपने जितने सो कॉल्ड करप्ट कांग्रेसी थे सब आपने इंपोर्ट करके अपने उसमें बिठा लिए। आपके काडर का क्या हाल है, वो चीज है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये आप टॉप लेवल पे थोड़ा सा भी फेरबदल करने की कोशिश करते हैं, तो यहां अंदर बहुत डिस्कंटेंट है जो अभी तक बाहर नहीं आ रहा। देखिए, अब ग्राउंड लेवल पे जाके आप किसी भी पुराने आरएसएस वाले से बात कीजिए, जो पुराना आरएसएस का आदमी है, जिसने वो ग्राउंड में दरियां बिछाई हैं, शाखाएं लगाई हैं, जिसने मतलब ये मेहनत की, अपनी पूरी जिंदगी जी है। आज वो आदमी साफ तौर पर कहता है कि मोदी शाह के रिजीम में पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये पार्टी कभी प्राउडली ये बात करती थी कि हमारे अंदर डिबेट होता है, हम कोई भी बात रख सकते हैं, ऐसा तो कुछ देखने में नहीं ना आया। और फिर सरकार के अंदर आप देखिए ना, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जहां आपको थोड़ा यू हैव टू प्ले टू द गैलरी तो स्मृति ईरानी या कंगना रनौत, उसके अलावा कोई आपको कोई मतलब जो लीडर विद सम वेट, जिसको हम कहें, ये तो लाइट वेट्स है ना, लीडर विद हैवी वेट लीडर्स, उनको कहां जगह मिलती है? कहीं आपने देखे? आज हमसे ही कोई पूछता है एज ए जर्नलिस्ट की फलां डिपार्टमेंट का कौन मंत्री है, तो हमको ही क्लिक बैक करना पड़ता है कि कौन है, जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइमलाइट से दूर है। अब ऐसा है कि वो बीजेपी ना रह के मोदी शाह की पार्टी बन गई, तो बीजेपी के लिए भी बड़ा डिजास्टरस है ना, और आरएसएस से कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। हाँ, टाइमिंग, वो चीजें आपको नजर आएंगी, टाइमिंग्स जो हैं वो कैसी कंड्यूसिव कब होती है, क्या होता है, और प्रिटेक्स्ट क्या होता है। आपको अगर फेरबदल करना है तो प्रिटेक्स्ट क्या होता है? अब हिंदुत्व पोस्टर बॉय आपने बना लिया, हार्डलाइन हिंदुत्व अभी भी चल रहा है, तो आप क्या एक मॉडरेट फेस लाना चाहेंगे? तो मॉडरेट फेस अगर आप लाएंगे, तो जो आपकी हार्डकोर लॉबी है, जिनको मैं कहता हूं कि जो नफरत के कीटाणु डिब्बे से बाहर निकल के घूम रहे हैं, ये देखिए, ये वो लोग हैं जो आपकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं। हरियाणा में आपने देख लिया क्या हुआ है। अभी तक तो ऐसा था ना, जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी जो अनहेल्दी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जो 10-12 साल में हमने देखी हैं, ये बहुत डैमेजिंग है, और इसको आरएसएस कंट्रोल करना चाहेगा, और किस तरीके से करता है वो उन पर निर्भर है। और वहां लीडर्स जो हैं आरएसएस के, वो बड़े मतलब मंजे हुए लीडर्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, मतलब आप और मैं, वी मे और मे नॉट एग्री विद देयर पॉलिटिक्स, बट आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी एक आइडियोलॉजी के लिए दी है। हाँ, ठीक बात है, ये बात ठीक है, लेकिन वहीं पर वो बीजेपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, अब देखा जाए तो अगर आरएसएस
किसी को अपनी मर्जी से वहां पर ले आता है, तब तो वो इम्पैक्ट करेगा। और उससे पहले एक अलग तरह की फिर द्वंद्व और फाइट शुरू हो जाएगी वापस से, क्योंकि जो आरएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चुना गया तो उस वक्त में अमित शाह जो कि सारी प्लानिंग करते हैं चुनाव की, उस परिस्थिति में उन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट सामने दिखाई देंगे। और अगर बीजेपी में खुद अमित शाह की चॉइस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाता है या पीएम मोदी का, मतलब एक ही बात है, तो इस सिचुएशन में फिर कोई ज्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा। लेकिन आरएसएस बैकफुट पे चली जाएगी टू सपोर्ट बीजेपी ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये तो आप मानते, तो यहाँ पर इनका अपना खुद का फाइट ही निपट नहीं रहा है ना। ये एक डिलेमा है, देखिए आरएसएस के सामने एक डिलेमा है। अब आप अगर कहते हैं कि कुछ कुछ बदलाव नहीं होता, ऐसे ही चलता है, तो बीजेपी ऑलरेडी बैकफुट पे जा रही है, तो ऑलरेडी बैकफुट पे जा रही है। आज मोदी शाह की वो एक्सेप्टेंस नहीं है बिल्कुल जो 10 साल रही, ठीक है ना, वो अपने आप बैकफुट पे जा रहे हैं। अब आरएसएस चाहेगा कि क्यों ना एक नया आदमी लाके कोशिश की जाए, क्योंकि आरएसएस का यूपी में भी योगी आदित्यनाथ के लिए पुश चल रहा है। देखिए वो पुश हर जगह, अलग अलग जगह पे खबरें बहुत हैं जो चल रही हैं। अब आरएसएस की फंक्शनिंग में कब क्या होता है, वो जैसा कि मैंने कहा ना कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है इश्यूज पे। ये संघ परिवार पॉलिटिक्स का एक यूएसपी है। एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ सिग्नल देता है, बीएचपी से कुछ सिग्नल आता है, बीजेपी से कुछ सिग्नल आता है, और फिर पब्लिक में कैसा रिस्पॉन्स है, जहां ये कंफर्टेबल होते हैं वहां पर ये बैठ जाते हैं। ये वो एक फंक्शनिंग है उस तरीके की। तो ये तमाम चीजें हैं। देखिए अंदर अंदर खाते इस समय नाराजगी भी बहुत है, क्योंकि आप देखिए ना हरियाणा में किस तरह की बगावत देखने में आई टिकटों को लेकर। ये कभी हम इसको कांग्रेस कल्चर जानते थे, इसको हम कहते थे कांग्रेस की तरह की प्रलय आ गई, बाहर लोग भागने लगे थे। प्रलय नहीं, हमेशा होता था कांग्रेस, और आज भी नहीं सुधरी है वो पार्टी, आज भी वही दिखता है वहां पर। बीजेपी के राइज होने से बहुत हुआ था। बीजेपी जो है, बीजेपी हमेशा अपने आप को क्या अनुशासन की बात करती थी। आज हम, मेरे जैसा आदमी जो पिछले 30 साल से बीजेपी को, मैं तो कह रहा हूं कि जब से पालमपुर रेजोल्यूशन, जब ये पार्टी ने अपने आप को जोड़ा था संतों के एजिटेशन से राम मंदिर के, मैं तब से इस पार्टी को स्टडी कर रहा हूं, तो आज मैं ये देखता हूं कि अनुशासन कहां है। मतलब अनुशासन जो हो भी रहा है वो दबाव में, मतलब वो जो है ना, ये एक जो सेल्फ डिसिप्लिन था, इस बीजेपी की एक यूएसपी हुआ करती थी, वो अब नहीं दिख रही। अब उसको देखिए, एक चीज तो है कि चलिए पॉलिटिक आपके ओपोनेंट्स उसका फायदा उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक लंबा विजन, लंबा गेम प्लान है, वो चाहेगा कि वो अनुशासन वापस आए, जो यूएसपीज थे उसको रिटेन करें और वो डिसिप्लिन आगे चले। आज 100 साल में उस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ, 100 साल रुक के सरकार हासिल की है, तो वो चाहेगा, कुछ और रुक सकता है आरएसएस, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो चाहेगा कि वही अनुशासन, वही हायरार्की, वो चीजें दोबारा वापस आए। आज आप देखिए कि मतलब जो मैं कह रहा हूं कि जितने सो कॉल्ड करप्ट, अलेजेडली करप्ट नेता थे, आपने अपने उसमें ले लिए। अच्छा, आपके नेता जो हैं उन पे एक्यूजेशंस किस तरह के हैं? आप एक्यूज्ड हैं मतलब विमेन हरासमेंट को लेकर, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे तो कोई स्टेट हो, ठीक है ना। अब ये सब चीजें जो हैं आपने अभी तक मतलब दबा लिया, बट कब तक दबाएंगे इस चीज को, और वो कहीं ना कहीं वो सिमर कर रही हैं, वो वापस आएंगी। और आप क्या सोचते हैं सिर्फ ऑपोजिशन एलिगेशंस लगाएगा इस चीज को? आज अगर थोड़ी भी ग्रिप लूज होती है इस पार्टी से, तो पार्टी के अंदर से बहुत आवाजें हैं जो इन मुद्दों को उठाना चाहती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अभी फिलहाल ये तो खैर दो राय नहीं है कि बीजेपी अपने अंदर के द्वंद्व से चल रही है, और यहाँ पे एक स्मार्ट प्ले है कि उनका द्वंद्व अंदर इतना होने के बाद भी हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाहर छलक कर उतना नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन छलक कर नहीं आएगा। एक तरफ आपके पास एक टोटली आपका एक जो एम्बेडेड मीडिया है, वो इन चीजों को नहीं आने देगा। दूसरा, कहीं ना कहीं आरएसएस भी उसको कंट्रोल करेगा कि ये चीजें बाहर ना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब होता है ना कि बीजेपी की जो भी मतलब कारगुजारियां बाहर आएंगी अगर, तो फिर सीधा सीधा एलिगेशन आरएसएस पे भी जाता है, जबकि वो संगठन जो है वो अपने आप को बड़ा एक डिसिप्लिन संगठन, वो संगठन और पार्टी को अनछुआ रखते हुए चेहरे को बदलना चाहते हैं। कम से कम ये तो तस्वीर साफ हो ही चुकी है ना राजीव जी। हो सकता है कि आने वाले वक्त में गडकरी जैसे व्यक्ति को कोई बड़ी पोजीशन और कोई बड़ा सम्मान वो दे दे। देखिए एक चीज है, वो
अभी फिर यही मतलब खबरें चल रही हैं। अभी कम से कम ये 4 चुनाव तो आपको रुकना ही होगा किसी अगली उसके लिए, क्योंकि ये बड़ा एक ये टेन्योर टाइम ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते इन तो चीजों का। योगी पहली चीज, आदित्यनाथ को 10 सीटों उपचुनाव की टेस्टिंग के लिए दी गई और पीएम मोदी को ये राज्य दिए गए हैं फिलहाल चुनाव के लिए। इसके फिलहाल बाद रहे, देखिए उसके बाद अगर कुछ हुआ, रिजल्ट्स क्या आते हैं, क्या इंडिकेशंस आते हैं, क्या डिसाइड किया जाता है कि किस लाइन को आपने लेकर चलना है, वो चीज है। दूसरी चीज, आप चाहे गडकरी की बात करें, किसी और की बात करें, कोई और चेहरे की भी बात करें, फिर अल्टीमेटली आप ये मत भूलिए कि फिर वो जो लाइन है वो आरएसएस की ही है, और लाइन आरएसएस की ही है, वो पार्टी की वही लाइन है। चेहरा बदल जाएगा, कोर एजेंडा नहीं बदलेगा। ठीक, यानी ये कि चीज आप समझ चेहरा लीजिए। बदलकर एक सॉफ्ट चेहरे के तौर पर अगर गडकरी का नाम आगे वो आ आप जाता है पब्लिक, और देखिए आप पब्लिक को आपने जैसा भी करना है, आपने ठीक है, पब्लिक को हाइपोथेटिकल है, अल्टीमेटली। यस, हाइपोथेटिकल है, चर्चाएं निकल के आ रही हैं, आरएसएस में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन वो पूरी होंगी उसमें भी काफी दूर की कौड़ी है, नो कोई दो राय नहीं है इसमें, नो डाउट। लेकिन वहीं पर इन बातों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, ये संभावनाएं राजनीति में बहुत बड़ी होती हैं, ये लकीर खिंच जाती है, ये भी तो सच देखिए है ना। एक चीज, जिस चीज की चिंता मैं बार बार कहता हूं लाल कृष्ण आडवाणी व्यक्त करते थे, हम लोगों के सामने हम्म, करते थे कि मुझे डर है बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो जाए। और वो वो हो हो चुका गया, है, हो वो चुका है, बिल्कुल। वो हो चुका है। तो ये वही वही अटकलें हैं, वही चीजें हैं, वही अनसर्टेनिटीज हैं। देखिए आज मैं और आप बात कर रहे हैं वो एक चीज है, पर एक बीजेपी का जो सपोर्टर है, जो ग्राउंड पे जो आदमी जाकर आज भी बीजेपी के पोस्टर लगाता है, आज भी बीजेपी की मतलब वो सदस्यता ग्रहण करता है, उसके मन में भी बहुत डाउट्स हैं, बहुत से डाउट्स हैं। खास तौर पे ये मोदी सरकार ने कुछ मुद्दों पे जो पीछे यू टर्न्स लिए हैं, वो आज वो सपोर्टर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि अल्टीमेटली सरकार मेरी कई करना बीजेपी के क्या लोगों चाहती से है। बात हुई जो अब इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं खुद को, जो लंबे वक्त से कतार में थे कि हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, अब इन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में ये चैप्टर कभी ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में ही रह जाएंगे, क्योंकि मोदी मैजिक वही जो मैं है कह वो रहा हूं। ग्राफ डाउन हो चुका है। देखिए मोदी मोदी मैजिक जो था वो एक क्रिएट की गया फिनोमेना है। वो एक मतलब मैजिक कोई ऐसा नहीं था कि आप ऑल ऑफ अ सडन ठीक है आपने वो कर लिया, पर उसकी क्रिएशन कैसे हुई आप ये भी तो देखिए। ठीक है, लेकिन वो उसकी क्रिएशन क्रिएशन अब रिप्लेसमेंट राहुल गांधी की से हो रही है ना सर। नहीं हो वो ऐसा, अब वो चीज वही हो रही है। देखिए ये टूल्स होते हैं। अब सोशल मीडिया एक समय पे बीजेपी का सबसे इफेक्टिव टूल था, आज वो बीजेपी को काउंटर पड़ रहा है, इसीलिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपने यूज किया ना वो सोशल मीडिया को, उसमें आपके चाहे आईटी सेल है, झूठ भरोसा, 2014 में मतलब सबसे बड़ा इस्तेमाल हुआ था सोशल मीडिया का, पिछले 10 साल से 14 लगातार होता है। तो वो था। अब आपको उल्टा पड़ रहा है, वो चीजें हैं। आपने तमाम रिसोर्सेज लगा दिए राहुल गांधी को पप्पू डिक्लेयर करने में, आज वो चीजें फिर धीरे धीरे नलीफाई होती चली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये चीजें वैसी होती हैं। और ठीक है, आज आपका जो सो कॉल्ड हम मीडिया कहते हैं, एम्बेडेड मीडिया कहते हैं, वो बिकॉज ऑफ वेरियस इंटरेस्ट आज भी वो कर रहा है, पर फिर एक ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया जो कहीं ना कहीं आपका एक रियलिटी चेक दे रहा है, सच दिखा। सच दिखा रहा है, रियलिटी जी चेक दे रहा है वो आपको वहां पर। और ये तमाम चीजें चलेंगी ये इस तरीके से। देखिए स्वरूप बदलता है जी चीजों का, वो खत्म नहीं होता। आज मैंने किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में के अखबार में काम करना छोड़ दिया, पर मैं वैसे काम कर रहा हूं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, हो सकता है लिख रहा हूं वहां पर। पत्रकार को किसी ब्रांड की जरूरत नहीं होती, उसे तो खबर देने की जरूरत होती है, इतना ही बहुत है इसके लिए। और बहुत ये बहुत मतलब शुक्रिया देखिए, राजीव जी आपका ये। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, रूल्स बदलते हैं, टाइम बदलता है, सब कुछ ऐसा नहीं रहता। पर हाँ, एक कोशिश जो रहनी चाहिए, चाहे वो आरएसएस हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, कोई भी है, कि आपको इस देश में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल उसको सर। आप समझ कर अगर जी कुछ भी निर्णय लेते हैं, ठीक है, वो चलेगा आगे। जी, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र की ये जो नींव इस देश में रखी गई थी वो इतनी मजबूत थी कि किसी भी तरह की कोई भी पार्टी किसी भी एजेंडे से आ जाए, लेकिन वो लंबा वक्त के बाद में बदलाव की तरफ जाएगी ही, अमर कोई भी नहीं हो सकती इस सिस्टम में। और शायद यही खूबसूरती है देश के लिए, इस लोकतंत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच थैंक यू। इम्पोर्टेंट थॉट्स।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।